इसमें कई परिस्थितियां हुई होंगी जी। आपने देखा होगा कि कई कानून हैं जिनको लेकर के विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। एसआईआर को लेकर के आप देख रही होंगी वोट अधिकार यात्रा हो रही है। तो बता देना चाहेंगे कि जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में जो एक्ट कर रही है उसमें 2024 के चुनाव के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी है उस भारतीय जनता पार्टी और 2024 के पहले वाले भारतीय जनता पार्टी नहीं है। 543 सीटों वाले लोकसभा में उसके पास मात्र 240 है, जो बहुमत से 32 कम है, जिसकी चर्चा मैं कल भी आपसे कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फैसले तो अपना जनाधार बढ़ाए और इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है उसमें जो सीपी राधाकृष्णन को दिया गया मौका वो काफी कहा जाए तो साउथ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए बड़ा चाल हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इस्तीफा हुआ है उस पर एक सवाल तो खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब 2022 में ये करके सरकार नहीं बना पाए या एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आ जाती हैं कि नीतीश कुमार की आंशिक जरूरत हो, जैसे पिछली बार 43 सीटें उनको आई, इस बार हो सकता है कि और कम आ जाए। साफ लग रहा है, आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी यात्रा पर भले ही हो, शासन नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार में, लेकिन वो नीतीश कुमार पर कम और भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बेदाग छोड़ दे रहे हैं। इसके भी मायने कई निकलते हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ इंटरव्यू। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। तो जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर लगातार कहानी में ट्विस्ट आ रहा है और आज का ट्विस्ट है कि चुनाव आचार संहिता से ठीक पहले बीजेपी के साथ होने वाला है बड़ा खेला, जिसको लेकर बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए बाबा कि क्या होने वाला है बड़ा खेला। ठीक है तनु, सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोगों से इंटरव्यू ले रही होंगी जी, अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से बात कर रही होंगी, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कोई भी इस बात को लेकर के पूरी तरह संतुष्ट नहीं है जी कि उसकी पार्टी से कितने लोग चुनाव लड़ने जाएंगे। जी जी बिल्कुल। क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी चुनाव में, उस सरकार बनाने वाले सरकार बना पाएंगे, जो सरकार में है वो नहीं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, या फिर जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, तो वो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। पूरे तरह से असमंजस की स्थिति है और बिहार की जनता बिल्कुल चुप है जी। अब इसको दूसरे स्तर पर जनता का जो मैंडेट है जी, वो किसके पक्ष में जाए या फिर इसके परिणाम क्या हो, जनता से कैसे उनकी बातों को बुलवाया जाए, इसके लिए अलग अलग तरह से एक्ट किया जा रहा है। इसमें कई परिस्थितियां हुई होंगी जी। आपने देखा होगा कि कई कानून हैं जिनको लेकर के विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। एसआईआर को लेकर के आप देख रही होंगी वोट अधिकार यात्रा हो रही है और भी कई तरह की बातें हैं जिससे दोनों खेमे में पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है और दोनों का कुनबा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ये भी बात आपने देखा होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि चुनाव में आखिर बिहार की जनता किस करवट बैठेगी। आपने जैसा कि कहा भी कि आचार संहिता के लागू होने के पहले ही बहुत बड़ा खेल होगा तो उस खेल की तरफ हम इशारा करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में जो एक्ट कर रही है उसमें 2024 के चुनाव के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी है उस भारतीय जनता पार्टी और 2024 के पहले वाले भारतीय जनता पार्टी में काफी अंतर है। जी जी बिल्कुल। उस समय पूर्ण बहुमत की पार्टी थी, उसने जो भी एक्ट लाया, जो भी संशोधन लाया वो पूरा किया जी। उसको बिना किसी रुक रुकावट के उसे मानने के लिए और पास कराने के लिए वो पूरी तरह से मैंडेट में थी। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी का मुंह ताकना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। 543 सीटों वाले लोकसभा में उसके पास मात्र 240 है, जो बहुमत से 32 कम है, जिसकी चर्चा मैं कल भी आपसे कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी फैसले तो ले सकती है, लेकिन उस फैसले को इंप्लीमेंट कराना और कानून के रूप में परिणत कराना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी टेढ़ी खीर हो रही है। और जब बात हो उपराष्ट्रपति के चुनाव की, बात हो एसआईआर पर जो विवाद चल रहा है उसकी, या फिर किसी भी संशोधन की बात हो कानून में उसकी बात हो, तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि ये दोनों ही मामले जो हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव बीच में इस्तीफा क्यों हुआ इसको लेकर के पहले सवाल जवाब हुआ, विवाद छिड़े, उसके बाद अब जबकि नाम सामने आ गए हैं, दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं, सत्ता पक्ष ने जो नाम दिया है उसमें सीपी राधाकृष्णन का नाम दिया है जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, उनका नाम दिया गया है। तो वहीं विपक्ष ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व में
सुदर्शन रेड्डी का नाम दिया है, जो एक लॉयर हुआ करते थे। जी। हालांकि पूर्व न्यायाधीश भी रहे हैं वो, उनको दिया गया है। अब दोनों के बीच में आमने सामने की टक्कर होने वाली है। अब इस टक्कर में आप समझिएगा बात बड़ी बारीकी से। मैं पहले से भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है साउथ से आए और भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाले अध्यक्ष के लिए। वो भी मामला अभी तक अटका हुआ है, कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जा चुका है। इस बीच में आपको आ गया उपराष्ट्रपति वाला मामला। तो सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि साउथ में उसके जनाधार जो घटे हैं, आपने देखा कर्नाटक हार गई, तेलंगाना में उसका हालत खराब हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा होगा कि उसको चाहिए कि वो साउथ में अपना जनाधार बढ़ाए। और इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है, उसमें जो सीपी राधाकृष्णन को दिया गया मौका, वो काफी कहा जाए तो साउथ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए एक बड़ा चाल हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इस्तीफा हुआ है उस पर एक सवाल तो खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब 2022 में ये चुने गए थे, उसके बाद से वक्त से पहले 2 ही साल के अंदर में क्यों हटा दिया? 2 साल का इनका कार्यकाल बचा हुआ था। अब जो चुनाव होगा वो 2 साल के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए होगा, मतलब पूरे अवधि के लिए होगा। एक तो ये मामला है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठा दांव पे फंसी हुई है। इसमें वोटिंग जो है वो दोनों सदन के लोग करेंगे, 543 और 245। 245 राज्यसभा में है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। तो एक डर तो उसे है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा वाला मामला जो गड़बड़ा जाए। इसमें वोटिंग का पैटर्न भी कुछ अलग होता है, वरीयता क्रम भी इसमें आता है। तो इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो एक्ट कर रही है उसको लेकर के भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो बातें कर रहा था और जिसमें बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है, उस तैयारी में भारतीय जनता पार्टी कितना सफल होती है, ये अभी भी सवाल के घेरे में है। नीतीश कुमार का ग्राफ थोड़ा गिरा है। आप जानते हैं कि जब लंबे समय तक कोई शासन करता है तो शासन में बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी रहती हैं। कमियां तो नहीं, नाराज लोगों की भी संख्या बढ़ती है धीरे धीरे करके। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी कैसे क्या करेगी? सीट शेयरिंग का समझौता अभी तक नहीं हुआ है, एक मामला ये है। और इसके साथ साथ जो आप देख रहे होंगे विभिन्न तरह के एक्ट हो रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे सीबी है, ईडी है, आईटी है, ये सब जब किसी पर छापे डाल रही है तो उसको भी जोड़ के देखा जा रहा है सरकार की तरफ से। अभी अनिल अंबानी वाला केस आप उठा के देख लीजिए। तो क्या ये सीट जो अभी नहीं हुआ है उसके वजह से एनडीए के अंदर ही खेला शुरू हो गया है? निश्चित रूप से आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर नीतीश कुमार को इतनी सीटें आ जाती हो, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, मैंने बताया था कि नीतीश कुमार को इतनी सीटें आ जाती हैं कि वो एनडीए गठबंधन में रह करके सरकार नहीं बना पाए, या एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आ जाती हैं कि नीतीश कुमार की आंशिक जरूरत हो। जैसे पिछली बार 43 सीटें उनको आई, इस बार हो सकता है कि और कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, और भारतीय जनता पार्टी भी उस स्थिति में हो कि उसको 15-20 सीटों की जरूरत हो, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को क्यों मुख्यमंत्री बनाएगी? अपना मुख्यमंत्री देगी। महाराष्ट्र में उसने अभी किया है। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार के पास मौका हो तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार पाला भी बदल सकते हैं, पहले भी ऐसा कर चुके हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखने के लिए। तो अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें 2-3 मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उस चुनाव में इन सहयोगी दलों की भूमिका क्या होगी। हालांकि अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन इंटैक्ट रहेगा और जो चुनाव होगा उसमें सभी साथ में रहेंगे। लेकिन विपक्ष जिस तरह से एक्ट कर रहा है उससे साफ लग रहा है, आपने देखा भी होगा कि राहुल गांधी यात्रा पर भले ही हो, शासन नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार में, लेकिन वो नीतीश कुमार पर कम और भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बेदाग छोड़ दे रहे हैं। इसके भी मायने कई निकलते हैं कि क्या नीतीश कुमार के साथ इंटरनली उनकी कुछ बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने कहा है कि आचार संहिता, तो आचार संहिता आपको पता है कि आने वाला महीना जो होगा सितंबर का महीना, उसमें किसी भी दिन लग सकता है। यानी कहा जा रहा है कि पहले पखवाड़े के बाद 15 तारीख के बाद किसी भी दिन लग सकता है, हो सकता है उससे पहले भी लग जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 6 और 7 को सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के सांसदों को बुला लिया है और वहां 2 दिवसीय बैठक होने है। उसमें कहा जा रहा है कि उसके लिए जो सबको बुला करके और वहां वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, कैसे एक साथ चलना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, उसमें सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी की चीजें भी होगी। लेकिन
अब इसमें नीतीश कुमार के बारे में भी जानकारी मिल रही है। कल सुबह ही हमें जानकारी मिली कि नीतीश कुमार के लिए भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया, तलब किया गया। जी जी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जाएंगे तो बातें बड़ी होंगी जी। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव पर फिर से हम आते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के विपक्ष अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को लेकर ये क्या वो स्ट्रेटेजी बना रहा है या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से उनका बस बगावत चल रहा है? आपको इस पे क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जब चुनाव लड़ने की बात होगी तो चुनाव कोई भी कमजोरी से नहीं लड़ता है। हर कोई जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। आप देखिए, निर्दलीय उम्मीदवार भी कभी नहीं कहता है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, वो सीधे कहता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो गैर भाजपाई दलों का और एनडीए गठबंधन से बाहर जितने भी दल हैं उन लोगों का एक नेक्सस बना है। उसमें आंकड़े से हमने बता दिया आपको कि अभी जो आंकड़े हैं उसमें 543 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 290 का आंकड़ा है। हालांकि यहाँ बहुमत उसको प्राप्त है जी। लेकिन इस बहुमत में वोटिंग के समय में कितने लोग होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना तो 240 ही है ना, कॉन्फिडेंस तो उसी पर कर सकते हैं जी। लेकिन उस 240 में भी कई लोग विद्रोह करेंगे। अभी आपने देखा होगा संविधान सभा की बैठक हुई, जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अमित शाह का कैंडिडेट हार गया। हालांकि जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही था, राजीव प्रताप रूढ़ी जीते, लेकिन संजय बलियान तो हार गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साख तो जो निश्चित रूप से गिरी है अमित शाह का। जो इकबाल था, अमित शाह को जो कहा जाता है कि चाणक्य है, उनकी तो साख गिरी है ना। जी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को डरना जरूर चाहिए। और इसके साथ ही यही कारण है कि बार बार कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा खेल हो सकता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, कि संविधान सभा वाली बात आप लेकर के चलिए, उसको लेकर के भी एनडीए गठबंधन में रहने वाले दल भी सशंकित हैं। उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस व्यवस्था के आने से, कानून संशोधन होने से उनको समस्या होगी जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अनिल अंबानी का एक मामला सामने आ रहा है। अनिल अंबानी के यहाँ आपको पता ही होगा कि अनिल अंबानी के यहाँ लगातार धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं। अनिल अंबानी वो शख्स हैं जिनका रिश्ता जो है कांग्रेस के साथ अच्छा रहा है। हालांकि गुजरात में बहुत सारा काम उन्होंने किया नरेंद्र मोदी के सरकार में। उन्होंने कहा भी था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, लेकिन उसके बाद उनके बड़े भाई जो हैं मुकेश अंबानी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है कि रिश्ता अच्छा हुआ। अब ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू के, हालांकि वो मित्र रहे लगभग 2015-16 से ही दोनों की मित्रता है। नरेंद्र मोदी के आने के तुरंत बाद दोनों की मित्रता हुई। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कई तरह बातों को लेकर के, आपने देखा होगा, गतिरोध उत्पन्न किया है। कई फैसलों पर उन्होंने ब्रेक लगाया है, जिसमें आपने देखा होगा कि एसआईआर को लेकर के भी उन्होंने ब्रेक लगाया था। उन्होंने चुनाव आयोग को लिख करके दिया कि भाई आप हमारे यहाँ कराना तो जल्दी करा लीजिए, चुनाव के समय मत कराइए, अभी करा लीजिए। इसके अलावा आप डिलिमिटेशन की बात को लेकर के भी बात हुई है। वो अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी मांग रहे हैं, ये भी बात आपको पता है जी। एक तरफ जहां ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रही हैं कि वो कोई सोच समझ करके, ठोक ठहरा करके एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले, वहीं राज्यसभा वाली जो स्थिति है कि राज्यसभा में जो वर्तमान स्थिति है, हालांकि 245 में से 132 तो उसके पास नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये क्वेश्चनेबल है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को किसी भी तरह का कोई झटका लगता है या जीत हार का आंकड़ा जो है वो बड़ा हो जाता है, दायरा बढ़ता है, तो उसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा जी। तो गणित आपको बदलती नजर आ रही है चुनाव से पहले। निश्चित रूप से। ऐसे में एक बात तो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि कहीं भीतर ही भीतर जो चल रहा है, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार से अंदर ही अंदर बात हो गई है, चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, अनिल अंबानी के यहाँ जो रेड पड़ा उसको भी जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब प्लांटेड था, सब प्लान पहले से बन रहा था, वो आर्थिक मदद कर रहे थे कि लोग वोट करें। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के अब ये 9 सितंबर को पता चलेगा कि आखिर होगा क्या। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो स्ट्रेटजी बनी है और जिस तरह की चर्चा चल रही है उसको लेकर के एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि परिस्थितियां एनडीए गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को उस कछुए की तरह एक एक डेग बढ़ाना होगा और निरंतर चलना होगा जहां वो मंजिल तक पहुंच जाए। खरहे की तरह ऐसा नहीं कि एक बार गए आराम से सो गए, आएगा तो फिर हमारे लिए तो आसान चीज है। ये सारी परिस्थितियां बनी है और इसमें नीतीश कुमार का रोल बहुत बेहतर होने वाला है। चुनाव केवल शेष अवधि के नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 साल के लिए होगा। और ये जब चुनाव हो जाएगा तो आप समझिए कि 2029 की स्ट्रेटजी अभी से बननी शुरू हो गई है। इसी पर टिका हुआ है आगे का सारा खेल। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में
जो स्थिति बनेगी उससे बिहार का चुनाव निश्चित रूप से प्रभावित होगा। जी ये भी बातें कही जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो ये थे बाबा हमारे साथ जिन्होंने चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। आप उनकी राय से कितने सहमत हैं और आप अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681